गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है ग्रुप 15 में। हम और आप जुड़ चुके हैं ग्रुप 15 के साथ और उसी क्रम में आज हमारी सीटेट जुलाई 2023 को लेकर के ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन में एनसीईआरटी बेस्ड जो हम उसको कवर कर रहे हैं, क्योंकि सीटेट में हमारा ईवीएस में एनसीईआरटी बुक्स में से ज़्यादा पूछा जाता है। तो उसी क्रम में आज हमारा पर्यावरण अध्ययन का टॉपिक होगा यात्रा यानी कि ट्रैवल, जिसमें आज हमारी क्लास ईवीएस की 9th क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने अपनी ईवीएस की 8 क्लासेस कर ली हैं, साथ में सीडीपी की भी काफ़ी क्लासेस हो गई हैं और पेडागोजी को लगभग हमने अपने थ्योरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इनमें से कोई सी भी क्लास अटेंड नहीं की है या आप चैनल पर नए हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सभी क्लासेस के लिंक को चेक कर सकते हैं और वहाँ से जाकर उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। तो चलते अपने आज के महत्वपूर्ण सेशन की ओर। टॉपिक हमारा यात्रा यानी कि ट्रैवल। तो साथियों, आज हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे यात्रा। सीटेट में यात्रा चैप्टर से संबंधित, यात्रा बिंदु से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, आज हम अपनी उन पे चर्चा करेंगे। तो साथियों, जिस प्रकार से जीवन में सभी चीजें करनी होती हैं, उनमें एक शामिल कहीं ना कहीं यात्रा भी होती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें जीवन के विभिन्न पक्षों से अवगत कराता है, विभिन्न परिस्थितियों से, संस्कृतियों से, सभ्यता से, खान पान से, विभिन्न चीजों से हमें अवगत कराने का कार्य करता है यात्रा, ट्रैवल, जिसका भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण एक रोल माना जाता है। क्योंकि एक मशहूर एक शायरी भी है कि दुनिया की सैर कर गाफिल फिर ये जिंदगानी कहाँ। जी हाँ साथियों, दुनिया की सैर कर काफिल फिर ये जिंदगानी कहाँ, और जिंदगानी भी रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो साथियों, इसी के साथ अपने आज के टॉपिक यात्रा को शुरू करते हैं। यात्रा यानी कि ट्रैवल। तो साथियों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना यात्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना यात्रा कहलाता है। यात्रा करने के लिए अलग अलग साधनों का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ साथियों, हम ऐसा नहीं यात्रा करने के लिए कि अपने शहर से 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर ही जाएं। हम अपने घर से 100 मीटर की भी दूरी जाते हैं, 1 किलोमीटर की भी दूरी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रकार की यात्रा ही है। उसमें हम कोई पैदल जा सकता है, ज्यादा डिस्टेंस है तो हम रिक्शा या 2 व्हीलर बाइक आदि इस्तेमाल करते हैं, और अधिक दूरी है तो गाड़ी से, या ज्यादा दूर है या हमारे पास अपनी पर्सनल कार नहीं है तो बस, ट्रेन आदि इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत ज्यादा दूरी है तो हम हवाई जहाज आदि से जाते हैं, या वहां पर जल का माध्यम है तो पानी के जहाज आदि से जाते हैं। लेकिन यात्रा हम करते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिन साधनों को हम प्रयोग करते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं। तो साथियों, जैसे कि बस, गाड़ी, स्कूटर, रेल, जहाज आदि हमारी यात्रा के साधन हैं, जिनके द्वारा हम यात्रा कर पाते हैं। साथियों, इस बिंदु में, इस टॉपिक में हम अपने यात्रा के संबंध में लाए जाने वाले साधन आदि के बारे में जानेंगे। लोग कैसे कैसे अपनी यात्रा करते हैं, यानी कि यात्रा से मतलब सिर्फ घूमना फिरना ही नहीं, अपने जो आवश्यक काम है उनको भी करने के लिए किस प्रकार की परिस्थितियों में रहते हैं, आदि आदि सब जानकारी हम अपने इस चैप्टर में इन पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपने मेन बिंदु की तरफ। आज की क्लास का पहला बिंदु जो सीटेट एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट ईवीएस पोर्शन में क्वेश्चन बनाएगा। तो साथियों, असम में हमारी वर्षा बहुत होती है। जी हाँ साथियों, असम में वर्षा बहुत अधिक होती है और वहां के बच्चे स्कूल जाने के लिए बांस से बने पुल का उपयोग करते हैं। जी हाँ साथियों, असम में वर्षा बहुत अधिक होती है, इसलिए वहां के बच्चे स्कूल जाने के लिए बांस से बने पुल का उपयोग करते हैं। क्योंकि साथियों, बांस लकड़ी जो होती है वो पानी में डूबती नहीं है। इस प्रकार से, इस लिहाज से, इस दृष्टि से बांस या लकड़ी की चीजें ज्यादा बनाई जाती हैं जहां पर बारिश अधिक होती है। कई स्थानों पर जहां बारिश अधिक होती है वहां मकान भी लकड़ी के बनाए जाते हैं। जो साथियों, असम में बहुत वर्षा होने के कारण बेचारे बच्चे पढ़ने तक के लिए कैसे जाना पड़ता है? बांस से बने पुलों का उपयोग करके, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि हम ऐसे पढ़ने जाया करते थे, माता पिता कहते हैं, तो देख लीजिए वो कैसे जाया करते थे। हालांकि वर्तमान समय में परिस्थितियां बदली हैं काफी, लेकिन फिर भी ऐसा रहा है। तो इसी आधार पर हमारे एनसीईआरटी में क्लास 5th तक जो चैप्टर्स हैं उनमें इस प्रकार की चर्चाएं की गई हैं और उसी में से हमारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए हम इन चीजों पर प्रकाश डालना, इन बिंदुओं पर चर्चा करना हमारा आवश्यक बन जाता है, इसलिए हम इसको चर्चा कर रहे हैं। वहीं साथियों, अगला बिंदु अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में बच्चे जो हैं वो ट्रॉली से एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि अपने स्कूल जाने के लिए अपना यात्रा करते हैं। एक रस्सी से बना हुआ झूला होता है, 2 पहाड़ियों के बीच में एक रस्सी बंधी होती है और उसी पे एक झूला लटका रहता है। उसी को खींचकर उसमें रस्सी बांधते रहते हैं और खींच खींच कर दूसरी दिशा में
या दूसरे किनारे पर या दूसरी पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। तो साथियों लद्दाख में जो बच्चे हैं वो ट्रॉली से स्कूल जाते हैं या ट्रॉली में बैठ करके जो रस्सी से बना हुआ झूला होता है जब अपने स्कूल तक पहुंच पाते हैं। साथियों कितना कितना जतन कर रहे हैं ये पढ़ाई के लिए, क्योंकि समझते हैं शिक्षा का असली महत्व क्या है, वही ऐसा करते हैं। साथियों केरल में वही बात करें, केरल की, असम और लद्दाख के बाद अगर हम बात करें केरल की, तो केरल में पानी की पार करके स्कूल जाना पड़ता है। और ये बच्चे देखो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने, इनकी मैडम भी हैं साथ में, पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे ये कैसे पहुंचते हैं अपने स्कूल, नदी या पानी को पार करके बल्लम के द्वारा। जी हाँ, बल्लम के द्वारा जाते हैं। बल्लम क्या है? केरल की भाषा में बल्लम किसको कहा जाता है? तो लकड़ी की बनी छोटी सी नाव को, जिसे हम नाव या नौका कहते हैं, केरल में वहीं इसको वल्लम के नाम से पुकारा जाता है साथियों। बिल्कुल साथियों, तो वल्लम का मतलब लकड़ी की छोटी नाव होता है। साथियों केरल में पानी को पार करके स्कूल जाने के लिए बच्चे वल्लम या लकड़ी की बनी छोटी नाव का प्रयोग करते हैं। वहीं साथियों राजस्थान की बात करें, जी हाँ साथियों राजस्थान की बात करें तो यहां बच्चे ऊंट गाड़ी का प्रयोग करके बच्चे स्कूल जाते हैं। राजस्थान में ऊंट की गाड़ी होती है या दो प्रकार से होती है, ऊंट की पीठ पर बैठकर भी जाते हैं और कई बार ऊंट के पीछे एक छोटे सी एक बुग्गी टाइप या जिसे आप तांगा अपने आसपास देखते हैं, इस प्रकार की रचना होती है जिसको चारों तरफ से कवर किया होता है। सामान्यतः बुग्गी या तांगा सिर्फ एक पीछे फ्लैट वो गाड़ी जैसी है, लेकिन उसको कवर नहीं करते हैं, लेकिन उसको वो कवर करते हैं क्योंकि राजस्थान में धूप अधिक पड़ती है और रेत वेत बहुत उड़ता है, इसलिए वो उसको थोड़ा कवर भी कर लेते हैं। तो राजस्थान में ऊंट गाड़ी का प्रयोग करके बच्चे स्कूल जाते हैं। चलो भैया जी कुछ ना कुछ जरूर बनोगे। और वही साथियों अगर गुजरात की बात करें तो साथियों गुजरात में बच्चे जुगाड़ से स्कूल जाते हैं। जुगाड़ क्या है? अक्सर आपने सुना होगा जुगाड़ लगा दिया। तो साथियों जुगाड़ इसका नाम इसलिए पड़ा है वाहन का कि एक्चुअल में ये किसी कंपनी का बनाया हुआ नहीं होता है। जैसे हमारे आसपास होते हैं ई रिक्शा होते हैं या कार होती हैं, वो कोई ना कोई कंपनी उनको डिजाइन करती है और फिर उनको सेल करती है। लेकिन ये एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा वाहन है जो कोई इसको कंपनी नहीं डिजाइन करती है। इसमें क्या किया जाता है कि कोई बाइक ले ली किसी भी कंपनी की और उसमें कुछ पीछे एडजस्टमेंट करके बॉडी बनवा ली, तो ना तो ये पूर्णतः बाइक रही ना ये पूर्णतः कोई इस प्रकार का रिक्शा या आदि रहा। तो इसमें क्या करते हैं पुराने वाहन आदि को लेकर के उसमें पीछे कुछ सेटिंग करा के बॉडी डेवलप करा दी और इस प्रकार से चीजें बना ली। यानी कि एक्चुअलिटी में इनका कोई ओरिजिन नहीं है, ये खुद से ही डेवलप करके बना के मॉडिफाइड करके कुछ चीजें हटा के जोड़ के इस प्रकार का एक वाहन तैयार कर लिया जाता है, इसलिए इसको जुगाड़ कहा गया है। क्योंकि इसमें क्या लगाया गया है? अपना दिमाग लगा के ट्रिक लगा करके अपना बस काम चलाया जा रहा है। तो गुजरात में जुगाड़ से बच्चे स्कूल जाते हैं। जी हाँ साथियों, पहले कुछ समय पहले तक उत्तर प्रदेश में भी जुगाड़ चलते थे, लेकिन वही है कि इनका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। कुछ जगहों पर इंजन को सीधे रख करके आगे और उसको टायरों से चक्के से कनेक्ट करते हुए बस ऐसे ही वाहन या आदमियों को, इंसानों को ढोने के लिए, काम करने के लिए बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कई स्थानों पर चलते थे, लेकिन इनमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, अर्थात नंबर प्लेट आती तो अगर कोई भी दुर्घटना आती होती है, किसी प्रकार की चीज होती है तो वहां पर समस्या आती थी, इसलिए उत्तर प्रदेश में इनको बैन कर दिया गया है। शायद वर्तमान में गुजरात में भी इनको बैन कर दिया गया हो, लेकिन अब तक ऐसा प्रचलन में रहा होगा या है, इसलिए इस प्रकार से इसकी जो चीजें हैं वो हमारे इसमें शामिल की गई हैं। तो साथियों गुजरात में बच्चे जुगाड़ से स्कूल जाते हैं और जुगाड़ आप देख ही चुके हैं कैसा जुगाड़ है, बहुत ही सुंदर रंग बिरंगा आपका जुगाड़ है ये। तो साथियों वहीं बात करें उत्तर की पहाड़ियों की, जी हाँ जो उत्तर भारत है हमारा, वहां पर उन पहाड़ियों की बात करें तो आपको सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर बर्फ बहुत पड़ती है। हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, ये सब चीजें स्थान वहां आ जाते हैं उत्तर भारत में। और यहाँ हमेशा मौसम ठंडा रहता है या लगभग ठंडा रहता है, और वहां कुछ एक समय पर तो काफी बर्फ भी पड़ती है। तो उस समय बच्चे कैसे करते हैं? तो बेचारे क्या करें, स्कूल तो जाना ही है, तो इस बर्फ पर चलकर ही बच्चे स्कूल जाते हैं। हालांकि सामान्यतः उत्तर भारत के इन विद्यालयों में जो इनके अवकाश होते हैं दक्षिण भारत या मध्य भारत के अपेक्षा इनकी जो अवकाश का समय है वो दिसंबर जनवरी में रखा जाता है और सामान्यतः जून जुलाई होता है इनके यहाँ पर, उस समय रखा जाता है। लेकिन फिर भी बर्फ जो है काफी लंबे समय तक पड़ती है, तो फिर भी कुछ समय तो रहता ही है। तो उस समय बच्चे यहाँ के जो बच्चे हैं
वो उत्तर की पहाड़ियों वाले जो बच्चे हैं वो ज्यादा बर्फ पड़ने के कारण फिर इस बर्फ पर चलकर ही बच्चे स्कूल जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये तो एंजॉय भी कर रहे हैं बच्चे बर्फ का। चलिए साथियों जानते हैं अपना अगला बिंदु। तो यात्रा में हमने अभी तक अपने 6 बिंदु कवर किए। वहीं अगला जानते हैं उत्तराखंड को। जी हाँ साथियों, उत्तराखंड की स्थिति देखेंगे तो यहाँ तो ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, पथरीले रास्ते हैं, और बेचारे बच्चे फिर ऐसे रास्तों को भी पार करके अपने स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो देखिए साथियों कैसे असम में, उत्तराखंड में, हमारे उत्तर भारत में, लद्दाख में और हमारे केरल में कैसी कैसी विभिन्न परिस्थितियां हैं, और ये बच्चे स्कूल जाने के लिए कैसे कैसे साधनों का प्रयोग करके अपने स्कूल पहुंच पा रहे हैं। शायद ये इस शिक्षा के महत्व को समझ पा रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपने शिक्षा को महत्व को समझना चाहिए, और हम अगर शिक्षा अच्छी ग्रहण करते हैं तो हम जीवन में ना ही सिर्फ रोजगार परक बनते हैं, और वास्तव में शिक्षा का जो उद्देश्य है वो रोजगार परक बनाना है ही नहीं। रोजगार परक तो आप अपने आप बन जाएंगे, एक हम अच्छे व्यक्तित्व, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे राष्ट्र को बनाने वाले एक अच्छे नागरिक बनते हैं। और ये जिस व्यक्ति में सभी सारे गुण होते हैं वो अपना जीवन में कभी भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह सकता, तो निश्चित तौर पर वह सफल होगा ही होगा। तो शिक्षा को प्राप्त करने के लिए लेके दो कैसे कैसे जतन कर रहे हैं। चलते हैं आगे। वहीं अगला बिंदु गोवा। जी हाँ साथियों, यात्रा से संबंधित एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और डिट्टो बिल्कुल सेम टू सेम यही फिगर्स के साथ कई बार सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो साथियों गोवा से केरल तक जब हम जाते हैं या केरल से गोवा की तरफ जाते हैं तो ट्रेन वाले सफर में रास्ते में कुल 92 सुरंगें पड़ती हैं। जी हां, 92 सुरंगें, और 2000 लगभग 2000 पुल बनाए गए हैं गोवा से केरल के बीच के रास्ते में। ये पुल पश्चिमी घाट को पार करते हुए जाते हैं। जी हां साथियों, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल बनाए गए हैं, और ये पुल पश्चिमी घाट को पार करते हुए जाते हैं। अगला बिंदु साथियों, केरल में पानी को पार करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए फेरी का उपयोग किया जाता है। जी हाँ साथियों, सीटेट में पूछ लेता है फेरी क्या है। तो फेरी एक प्रकार की नाव है, जो ऐसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, थोड़ी सी बड़ी है, और इसमें लोग बैठते हैं। थोड़ा घर जैसा माहौल बना हुआ रहता है, इसमें बहुत ज्यादा ओपन नहीं है, ये थोड़ी कवर्ड वाली नाव है, लेकिन बहुत बड़ी नाव नहीं होती है, तो जिसको फेरी कहा जाता है। तो केरल में पानी को पार करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? फेरी का उपयोग करते हैं, जो कि एक प्रकार की नाव है, जैसा कि आप पिक्चर में इसको साथियों देख भी पा रहे हैं। फेरी यानी कि केरल। तो फेरी का कनेक्शन किससे है? केरल से है। फेरी क्या है? एक नाव है। अगला बिंदु साथियों, जब हम ट्रेन द्वारा, जी हाँ साथियों, जब हम ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करते हैं, कहां से कहां जाते हैं? अहमदाबाद से केरल की यात्रा करते हैं, तब वहां पर अनेक सुरंग हमें पार करनी पड़ती हैं। और ये सुरंगें कहां से कहां पड़ती हैं या कहां पड़ती हैं? तो ये सुरंगें पश्चिमी घाट पर्वतों में हैं। जी हाँ साथियों, इनको याद रखना है। सीटेट बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, पश्चिमी घाट पर्वतों में पड़ती है या उत्तरी या पश्चिमी या दक्षिणी, ऐसे करके क्वेश्चन बना देता है, पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना है, अहमदाबाद से केरल के बीच में जो सुरंगें हैं वो कौन से पर्वतों में हैं? तो पश्चिमी घाट पर्वतों में है। जी हाँ, किस में है? पश्चिमी घाट पर्वतों में हैं। अगला साथियों याद रखना, जो गांधी धाम जगह है और अहमदाबाद है, और एक है वलसाड। जी हाँ, गांधी धाम, अहमदाबाद और वलसाड, ये तीनों जगह गुजरात में स्थित हैं। जी हाँ साथियों, अहमदाबाद लगभग आपने सभी ने सुना होगा। तो गांधी धाम, गांधी जी हमारे गुजरात से थे, तो ऐसे याद रख लीजिए। और वलसाड भी हमारा गुजरात का ही एक स्थान है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है साथियों। अगला है उदीपी। तो साथियों उदीपी कहां है? तो उदीपी साथियों कर्नाटक में स्थित है। उदीपी एक स्थान है, कहां पर? कर्नाटक में स्थित स्थान है। और साथियों ये चित्र में आप देख रहे हैं, उदीपी शहर में स्थित एक मंदिर है जो कृष्ण भगवान का है। जी हाँ, उदीपी कर्नाटक में स्थित उदीपी का एक कृष्ण भगवान का मंदिर है। ये उदीपी कहां स्थित है?
कर्नाटक में स्थित है। और ये चित्र है हमारे कृष्ण भगवान के मंदिर का, जो कि उडुपी में है, जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। अगला बिंदु है साथियों कोट्टायम। जी हाँ साथियों, कोट्टायम केरल में स्थित है। जी हाँ, कोट्टायम कहां पर है? हमारा केरल में स्थित है। केरल राज्य में एक शहर का नाम है कोट्टायम। जी हाँ साथियों, और ये पिक्चर आप जो देख पा रहे हैं, ये कोट्टायम में स्थित एक मंदिर की है। और यह कोट्टायम में स्थित मंदिर है किसका? शिव भगवान का। जी हाँ साथियों, कोट्टायम स्थित शिव भगवान का ये एक मंदिर है, जिसको आप अपने पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो कोट्टायम कहाँ स्थित है साथियों? केरल में स्थित है। कोट्टायम कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, भूलना नहीं है साथियों। एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी आपको देखने सुनने में ये सरल लग रहा होगा, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। चलिए साथियों, अगला है पेट्रोलियम। जी हाँ साथियों, पेट्रोलियम किसे कहते हैं? तो साथियों पेट्रोलियम क्या है? तो साथियों एक और शब्द सुना होगा अपने आसपास, अपने पेट्रोल। तो साथियों जो आप पेट्रोल सुनते हो वो ये पेट्रोलियम नहीं है, संबंधित है ये उससे, लेकिन ये वो पेट्रोल नहीं है। एक्चुअल में पेट्रोलियम एक अपना मुख्यतः एक मेन चीज है, और पेट्रोल उससे प्राप्त होने वाला एक पार्ट है उसका। तो मुख्य तौर पर जो चीज होती है वो पेट्रोलियम होती है। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक बदबूदार, गाढ़ा और गहरे रंग का तेल है, जैसा कि आप इस पिक्चर में राइट साइड वाली पिक्चर में देख पा रहे हैं। कितना गाढ़ा सा, काला सा, बदबूदार सा भी होगा। हाथ देखो कितने लोगों ने ग्लव्स पहने हुए हैं इस प्रकार से जब इसको काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो एक द्रव है उसको पेट्रोलियम कहा जाता है, जो कि साथियों पृथ्वी की गहराई में, पृथ्वी के हमारे बहुत नीचे, चट्टानों के नीचे, लवण जल की सतह के ऊपर क्या है? ये तैरता रहता है। और साथियों ये भी हर जगह नहीं होता है, कुछ चुनिंदा जगहों पर ही होता है। आगे हम अब इसकी चर्चा भी करेंगे। तो साथियों पेट्रोलियम क्या है? एक बदबूदार, गाढ़ा तथा गहरे रंग का तेल है। यह पृथ्वी की गहराइयों में चट्टानों के नीचे लवण जल की सतह के ऊपर तैरता रहता है, जिसको बाद में रिफाइन करने के बाद हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन यानी कि मट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस, मोमी ऑयल आदि प्राप्त होते हैं। तो वहीं आगे इसमें और जान लेते हैं। तो अगला बिंदु जानेंगे। तो पेट्रोलियम में बस साथियों याद रखेंगे, बदबूदार, गाढ़ा तथा गहरे रंग का तेल है। ये बहुत पूछा गया है। कहाँ मिलता है? पृथ्वी की गहराई में चट्टानों के नीचे लवण जल की सतह के ऊपर तैरता रहता है। इसके द्वारा हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस आदि प्राप्त होती हैं। अगला बिंदु है साथियों रेल टिकट। जी हाँ साथियों, रेल टिकट पर हमारे सीटेट में कई बार ईवीएस के पोर्शन में क्वेश्चन पूछा गया है कि साथियों एक आरक्षित रेल टिकट में हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है। जी हाँ साथियों, इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि जो आरक्षित रेल टिकट है, यानी कि जो हम टिकट रिजर्वेशन कराते हैं एक लंबी यात्रा करने के लिए, जब हम एक साधारण टिकट ना लेकर के एक रिजर्वेशन टिकट लेते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल रिजर्व होती है, जिसमें पर्टिकुलर वही व्यक्ति जाएगा जिसके लिए वो आरक्षित की गई है, तो उसको कहते हैं हम आरक्षित रेल टिकट। इसको साथियों दो प्रकार से जनरेट किया जा सकता है, एक ऑनलाइन या हमारे रेलवे विभाग की जो वेबसाइट है, जिसके द्वारा कोई भी साधारणतः व्यक्ति, कोई भी मनुष्य अपने फोन, लैपटॉप, पीसी या एक कुछ जो एजेंट्स होते हैं उनके माध्यम से इसको प्राप्त कर सकता है। और एक इसका ऑफिशियल मेथड होता है, ऑफिशियल तो वो भी है लेकिन वो हमारे डायरेक्ट एक्सेस में है। और दूसरा मेथड होता है हमारा कि हम रेलवे विभाग के स्टेशन पर स्थित टिकट काउंटर पर जाकर भी इस टिकट को या आरक्षित रेल टिकट को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों एग्जाम में जो पूछता है वो उसके नहीं पूछता जो हमारी ऑनलाइन या एजेंट्स के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, वह उस टिकट की बात करता है, उस आरक्षित रेल टिकट की बात करता है जो साथियों हमें कहां से मिलती है, हमें रेलवे स्टेशन पर स्थित टिकट काउंटर से मिलता है। तो उस पे कौन कौन सी जानकारी हमें मिलती है उससे संबंधित। तो साथियों उस टिकट पर मैं आपको अभी टिकट भी दिखाऊंगा और वहां से इनको वेरीफाई भी कराने का काम करूंगा, और ये भी बताऊंगा कि कौन सी अक्सर हम गलतियां कर जाते हैं, तो उस पे क्या क्या चीजें लिखी होती हैं। तो साथियों उस आरक्षित रेल टिकट पर हमें ट्रेन का नंबर छपा हुआ मिलता है, जिस ट्रेन से हम जाएंगे, सफर शुरू कब होगा उसकी तारीख और समय भी होता है, सफर कब खत्म होगा और उसका समय क्या होगा वो भी छपा होता है।
हालांकि टाइम आगे पीछे हो सकता है, डिले हो सकता है, लेकिन एक निश्चित है कि इतने समय पर आपको पहुंचना ही पहुंचना है, उसके बाद हमारी कोई गारंटी नहीं है। लेट हो गया अलग बात है, हम लेट पहुंचे अलग बात है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि हम आपको इतने पर पहुंचा देंगे। तो उस पर ट्रेन का नंबर होता है, सफर शुरू करने की तारीख और समय होता है, पहुंचने का समय और तारीख होती है, कौन सा बर्थ है यानी कि कौन सा डिब्बा है और उसमें कौन सी सीट है आपकी, वो भी नंबर छपा हुआ होता है, कितना किराया लगेगा आपका वो भी छपा होता है, आपके स्टेशन से पहुंचने वाले स्टेशन तक की कितनी दूरी है किलोमीटर्स में वो छपी होती है, और साथियों जो सफर करने वाला है उसका लिंग यानी कि वो मेल है या फीमेल है, उसकी एज कितनी है ये होता है। लेकिन साथियों उसमें नाम नहीं होता है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है नाम। तो हम सोचते हैं जब हमारा जेंडर भी लिख रहा है, उस पे आयु भी लिख रही है तो नाम भी लिख रहा होगा, लेकिन साथियों उसमें नाम नहीं लिखा होता है। अब आप कहेंगे कुछ लोगों ने अगर रिजर्वेशन कराया होगा तो आप देखेंगे कि या सुना होगा कि जब आरक्षित रेल टिकट हम कराते हैं टिकट काउंटर से रेलवे स्टेशन के, तो वहां पर आईडी वगैरह भी ली जाती है, लेकिन जो आईडी में जो भी चीजें होती हैं वो उनके अपने सिस्टम में हमारा नाम वगैरह सब लिखा होता है, लेकिन जो हमें टिकट मिलती है आरक्षित रेल टिकट उसमें हमारा नाम कहीं नहीं लिखा होता है। नाम तो हमारा मेंशन किया जाता है, लेकिन वो विभाग अपनी मैनुअल में अपनी चीजों में शामिल करता है। जो हमको एक पत्र देता है या हमको जो एक प्रूफ देता है फॉर द अपने यात्रा करने के लिए जो भी एक टिकट देता है उसमें हमारा नाम कहीं नहीं लिखता है। तो याद रखेंगे साथियों नाम नहीं लिखा होता है, ठीक है, लेकिन उनके सिस्टम में हमारा नाम जरूर चढ़ाया जाता है, हमारे को टिकट पे नहीं लिखा मिलेगा नाम। तो साथियों उसमें लिंग होता है, आयु होती है, रेल के चलने का समय, चलने वाले स्टेशन का नाम आदि आदि, और जिस स्टेशन पर पहुंचना है उसका नाम आदि, सभी इतनी बातें लिखी होती हैं। तो हम एक बार पिक्चर के माध्यम से भी देख लेते हैं, एक टिकट देख लेते हैं। ये टिकट काउंटर से प्राप्त की गई आरक्षित रेल टिकट है, जिसमें आपका PNR नंबर होता है यानी कि ट्रेन जो आपने टिकट बुक की है उसका नंबर होता है, ये गाड़ी नंबर यानी कि ट्रेन नंबर होता है, डेट होती है, कितने किलोमीटर डिस्टेंस है आपकी, इसमें ये लिखा होता है, कितने लोग सफर कर रहे हैं, एडल्ट कितने हैं, बच्चे कितने, ये लिखा होता है, टिकट नंबर भी होता है, कौन सी क्लास है, स्लीपर क्लास है, सेकंड AC है, थर्ड AC है, ये सब होता है, कहां से कहां जाना है, कौन सी ट्रेन है उसका नाम भी होता है, और साथियों उसमें कौन सा कोच है आपका, कौन सी आपकी सीट है, आपका जेंडर क्या है, आपकी एज क्या है, और कितने रुपए का किराया बना, आदि आदि जानकारी इसमें लिखी होती है। लेकिन साथियों कहीं भी आपको इसमें नाम नहीं मिला होगा देखने को, और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन में नाम शामिल कर दिया है और वहीं पर हम क्या करते हैं कंफ्यूजन कर जाते हैं। तो साथियों याद रखेंगे इसको, अगर ये बात याद ना रहे तो बाद में वीडियो को एक बार फिर से थोड़ा सा बैक करके दोबारा देख लेना और अच्छे से इन बातों को याद कर लेना। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, बाद में एग्जाम देने जाओ तो एक बार देख लेना। चलते हैं अपने अगले बिंदु की ओर। तो साथियों अगला बिंदु है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच ऐसी जगह पाई जाती है, जी हाँ, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच बीच में काफी जगह होती है, और वो जो जगह होती है हमारी वो कैसी होती है, चारों तरफ उसमें फूल ही फूल होते हैं, इसलिए उसको फूलों की घाटी कहा जाता है। जी हाँ साथियों, ये आपको उत्तराखंड की फूलों की घाटी देखने को मिल रही है चित्र में। और साथियों जब लक्ष्मण जी पर संकट आया था तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए भी इन्हीं उत्तराखंड की फूलों की घाटी में आए थे, जहां से वो संजीवनी बूटी लेकर गए थे। तो साथियों उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच ऐसी जगह पाई जाती है जहां चारों तरफ फूल ही फूल होते हैं, और इन्हीं फूलों की घाटी को, इनको, इस जगह को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को फूलों की घाटी कहते हैं। चलते हैं साथियों अगले बिंदु की ओर। आप देख पा रहे हैं साथियों एक चित्र है गाजी खान का। जी हाँ, गाजी खान एक स्थान का नाम है, गाजी खान डेरा के नाम से कुछ सुनने को भी मिलता है। तो गाजी खान एक स्थान का नाम है जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे होने से पहले एक भारत का ही स्थान था, शहर था, लेकिन भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद अब वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है। जी हाँ साथियों, गाजी खान, तो गाजी खान भारत में स्थित था पूर्व में, और वर्तमान में ये बंटवारे के बाद पाकिस्तान में स्थित एक शहर का नाम है
जी हाँ साथियों, याद रखेंगे गाजी खान नाउ करंटली इज एसोसिएटेड विद पाकिस्तान एंड बिफोर, अगर हम पहले की बात करें हमारे बंटवारे की या स्वतंत्रता प्राप्ति की, उससे पहले की बिफोर इंडिपेंडेंस, तो अगर हम बात करेंगे तो ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था गाजी खान। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं साथियों क्योंकि उनमें क्वेश्चन आते हैं और हमें एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन कर जाते हैं, इसलिए इनको मैं आपको बिल्कुल यहीं पर अच्छे से याद कराने का प्रयास कर रहा हूं। चलते हैं अगले बिंदु की ओर, अबू धाबी। जी हाँ साथियों, अबू धाबी, अबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाका है। जी हाँ साथियों, अबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाका है और इसके आसपास के देश भी रेगिस्तानी इलाकों में ही पड़ते हैं। और साथियों यहाँ रेत ही रेत दिखाई देखने को मिलता है और यहाँ का रेत भी कैसा है, अलग अलग रंगों में, जैसे कि सफेद, भूरा, पीला, लाल या काला। तो साथियों अबू धाबी कैसा एक रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ बहुत ज्यादा रेत देखने को मिलता है, चारों तरफ रेत के टीले देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े रेत के पहाड़ देखने को मिलते हैं। आज ये पहाड़ बना होता है, कल को वो पहाड़ खत्म होकर दूसरी जगह बन जाता है, क्योंकि रेत में जब हवाएं चलती हैं तेज तेज तो वो उड़ के दूसरी जगह चला जाता है। तो बड़े बड़े रेत के टीले दिखाई देते हैं और ये कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। अब आज यहाँ टीला बन गया, कल को वहां से हट जाएगा, दूसरी जगह रेत का टीला बन जाएगा। तो साथियों अबू धाबी याद रखेंगे एक रेगिस्तानी इलाका है, इसके आसपास के देश भी रेगिस्तानी इलाकों में ही पड़ते हैं। और साथियों यहाँ रेत ही रेत पाया जाता है और अलग अलग रंगों के रेत पाए जाते हैं, जैसे कि सफेद, भूरा, पीला, लाल या काला। और यहाँ रेत के बने पहाड़ भी पाए जाते हैं जिन्हें हम रेत के टीले कहते हैं। लेकिन साथियों बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है, एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो बिल्कुल याद रखना है कि अबू धाबी में, साथियों अबू धाबी में पेट्रोल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया था, पेट्रोलियम जो आपको हर जगह नहीं मिलता है, बेशक जमीन के नीचे जो चट्टानों के ऊपर जो हमारा जल होता है उसके ऊपर तैरता रहता है, लेकिन हर जगह नहीं मिलता है। और उन्हीं जगहों में पाए जाने वालों जगहों में से एक है अबू धाबी। यहाँ पर पेट्रोल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और साथियों ऐसा कहा जाता है और ऐसा होगा, वास्तविकता भी यही है कहीं ना कहीं, कि यह पेट्रोल जो है अबू धाबी में पानी से भी सस्ता है। अर्थात वहां पर जो पानी जिस रेट पे बिकता है उससे भी सस्ता वहां पर पेट्रोल बिकता है। जैसा कि हमारे यहाँ पेट्रोल के रेट कितने हाई है। तो साथियों जैसा कि एक पिक्चर है ये, लेकिन इनकी अपनी करेंसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है तो कन्वर्जन करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये बहुत 1.91 1.72 आप कुछ वैल्यूज को अगर काउंट देख पा रहे हो तो उनके अकॉर्डिंग जो उनकी मुद्रा है, जो भी करेंसी है उसके हिसाब से अभी उस पर भी बात करेंगे। उस करेंसी को दिरहम कहते हैं, दिरहम होती है इनकी करेंसी। तो उसके अकॉर्डिंग 1.91 1.72 अकॉर्डिंग टू इंडियन करेंसी इनको हम कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे कि डॉलर है वर्तमान में 82-83 रुपए के आसपास है, तो ये एक अपना वो होता है। तो वहां के हिसाब से देखा जाए तो वहां के ये 1.25 रुपए करीब बन रहे हैं, 1.91 1.802, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वहां के अकॉर्डिंग उनके 2 रुपए या जो भी उनकी करेंसी का एक प्रचलन है। और कहीं ना कहीं ज्यादा भी हो तो फिर भी ये सस्ता है, किससे, वहां के पानी के रेट से। तो साथियों अबू धाबी में पेट्रोल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और यहाँ पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। और साथियों अबू धाबी में जो है उनकी भाषा कौन सी है, अरबी भाषा है। अबू धाबी की कौन सी भाषा है, अरबी। जैसा कि हम अरबी भाषा के अपनी हिंदी भाषा में भी विभिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसा कि अखबार, काफी, गजल, अदब, कातिब और मोहब्बत। तो अखबार, काफी, गजल, अदब, कातिल, मोहब्बत आदि शब्द हमारे अरबी भाषा के ही हैं जो हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। तो जो है अबू धाबी की जो भाषा है वो अरबी भाषा है। और मैंने आपको पहले भी बताया अबू धाबी की जो करेंसी है, जो मुद्रा है, उसको हम दिरहम कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ की रुपया है, अमेरिका का डॉलर है, उसी प्रकार से हमारा जो है अबू धाबी की जो करेंसी या मुद्रा है उसको दिरहम कहते हैं। इन रुपयों पर वहां की अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख ही पा रहे हैं। और साथियों उसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। यहाँ साथियों गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। जी हाँ साथियों, अबू धाबी में गर्मी बहुत अधिक होती है, इसलिए यहाँ के लोग खिड़कियां नहीं खोलते और इनके यहाँ पर लगभग हर जगह पर एयर कंडीशनर लगे होते हैं। जी हाँ साथियों, क्या लगे होते हैं, एयर कंडीशनर लगे होते हैं। कितनी गर्मी रहती है, बहुत ज्यादा गर्मी, अपनी खिड़कियां तक नहीं खोल पाते।
जी हाँ साथियों, और साथियों इनकी और जानेंगे विशेषता। अबू धाबी पर कई पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए इनको जानना आवश्यक है। वहां गर्मी अधिक पड़ रही है तो वो खिड़कियां नहीं खोलते, एसी लगाते हैं, लेकिन बाहर तो जाना पड़ेगा काम के लिए। क्या पैदल पैदल चलते भी या हर जगह भी अपने सर पे एसी लेके थोड़ी घूम सकते हैं। इसलिए साथियों वहां के लोग ढीले ढाले और सूती वस्त्र पहनना पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ढीले ढाले वस्त्र है थोड़ा उनसे पसीना आने में दिक्कत कम होती है और सूती कपड़ों में पसीना भी कम आता है। और साथियों सफेद कलर के ज्यादा कपड़े पहनते हैं, क्योंकि सफेद कलर जो है हमारा प्रकाश का क्या करता है, परावर्तित करता है, यानी कि वो ऊष्मा या गर्मी को, प्रकाश को अवशोषित नहीं करता है, जिसके कारण क्या है, गर्मी कम लगती है। तो वहां के लोग सफेद कलर के कपड़े ज्यादा पसंद करते हैं, ढीले ढाले और सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। और साथ ही कपड़े कैसे पहनते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं जो कि पूरे बॉडी को कवर करते हों, और यहाँ तक कि अपने सर पर भी कपड़ा रख के और एक कुछ चीज पहन लेते हैं ऊपर से, ताकि उनके सर में रेत मट्टी धूल आदि ना भरे और धूप भी उनके सर में ना आ सके, क्योंकि सर पे बाल काले होते हैं, काले रंग हमेशा प्रकाश का अवशोषण करता है, तो वहां पर भी समस्या होगी। तो उस आधार से ये ऐसे कपड़े पहनते हैं जो कि इनको धूप से बचा सके और पूरे शरीर को ढक के रख सकें। इस प्रकार से आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे कैसे कपड़े इन्होंने पहने हुए हैं, सिर को भी ढका हुआ है, और यहाँ की महिलाएं भी पूरी बॉडी को कवर रखती हैं, सिर्फ इनकी आंखें दिखाई देती हैं, और आंखें भी इसलिए दिखाई देती है कि भैया उनको बाहर का भी तो देखना है, वरना तो गिर जाएंगी। तो साथियों अबू धाबी से संबंधित हमने ये महत्वपूर्ण बिंदु जाने इसके। चलिए साथियों चलते हैं अपने अगले बिंदु की ओर। तो अगला बिंदु है साथियों लेह। तो लेह दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। जी हाँ साथियों, लेह दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ हर तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ पाए जाते हैं। जी हाँ साथियों, तो लेह याद रखेंगे, ये दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन है, लेह है। यहाँ हर तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ पाए जाते हैं। और साथियों लेह या लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है, और यहाँ पर सूखा ठंडा मैदान है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। और साथियों लेह या लद्दाख में स्वागत करने को जूले कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। लेह या लद्दाख में स्वागत करने को क्या कहते हैं, जूले कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, जूले। जूले जूले तो स्वागत करने को क्या कहते हैं, जूले कहते हैं। और हमारा ये क्या है, हमारा तो यह है हमारा दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान लेह। चलते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु है साथियों चांगथांग। तो चांगथांग हमारे इस यात्रा चैप्टर के संदर्भ में अंतिम बिंदु है, जिस पे हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपने आज की क्लास के अंतिम बिंदु की तरफ, चर्चा करने की तरफ। तो साथियों चांगथांग क्या है, तो साथियों चांगथांग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाला सुनसान पथरीला और मैदानी इलाका है। जी हाँ साथियों, चांगथांग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई यानी कि लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाने वाला सुनसान है, यानी कि वहां ज्यादा लोग नहीं रहते, पथरीली भूमि है और मैदानी इलाका है। ऊपर जाकर के बहुत ऊंची पहाड़ी पर जाकर फिर वहां पर कैसा इलाका आ जाता है, फ्लैट एरिया आ जाता है, मैदानी इलाका आ जाता है, जिसको चांगथांग कहा गया है। साथियों यहाँ पर रहने वाले लोगों की जाति को चांगपा कहते हैं। जो वहां पर लोग रहते हैं उनको पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है, उनकी जाति के रूप में उनको संज्ञा दे दी गई है, क्या, चांगपा। जी हाँ साथी, चांगपा चांगथांग। चलिए, और चांगपा लोग को एक विशेषता बताई गई है कि ये लोग घुमंतु लोग होते हैं। जी हाँ साथियों, चांगपा जाति जो है उसको घुमंतु लोग बताया गया है। ये लोग अपनी भेड़ बकरियों को झुंड को लेकर पहाड़ों में एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते रहते हैं। जी हाँ साथियों, चांगपा घुमंतु लोग होते हैं और ये अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते फिरते रहते हैं। वही साथियों, जो चांगपा लोग हैं इनकी जो असली पूंजी मानी गई है, जैसे कि हमारे आसपास मकान, दुकान, जमीन आदि, इन सबको पूंजी माना जाता है। वहीं उनके संदर्भ में जो इनके पास भेड़ बकरियां होती हैं वही इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है, क्योंकि एक जगह तो ये स्थिर रहते नहीं है। तो इनकी जो असली पूंजी है वो भेड़ बकरियां ही होती है, क्योंकि इन्हीं से अपनी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। और यहाँ तक कि साथियों इनके जो परिवार का स्टेटस है, जिसे आप कह देते हैं ना कि वो अमीर हैं, गरीब हैं,
उसको मापने का जो यानी कि मापदंड है वो क्या है, वो इनकी भेड़ बकरियों की संख्या ही होती है। अर्थात इन लोगों के पास जितनी ज्यादा भेड़ बकरियां होती हैं उस परिवार का स्तर उतना ही ऊंचा माना जाता है। जैसे हमारे आसपास घर जमीन जायदाद देख करके शादी विवाह किए जाते हैं, उन लोगों में वो इस प्रकार की चीजों को उनके भेड़ बकरियों के आधार पर करते हैं। जिसके पास ज्यादा भेड़ या बकरियां होंगी वो आदमी अपनी बेटी को उस घर में ब्याने की कोशिश करेगा, जिस प्रकार से हमारे यहाँ और चीजों को देखकर करते हैं। लेकिन यहाँ पर किसको देखकर कर रहे हैं, भेड़ बकरियां आदि को। तो साथियों, चांगपा लोगों के लिए भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस परिवार के पास जितनी ज्यादा भेड़ बकरियां होती हैं उस परिवार का स्तर उतना ही ऊंचा माना जाता है। और आगे और भी है थोड़ा सा, अभी साथियों वो भी जान लेते हैं। विशेष मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पॉइंट का क्वेश्चन बच्चे में बहुत बनता है कि साथियों ये जो चांगपा लोग जिन बकरियों को पालते हैं उनकी एक विशेष खूबी होती है और उनसे एक विशेष प्रकार की ऊन मिलती है जिसे पश्मीना ऊन कहते हैं और जिससे बनती है हमारी पश्मीना शॉल। जी हाँ साथियों, पश्मीना ऊन यहीं चांगपा के द्वारा पाले जाने वाली बकरियों में से मिलती है। अंगोरा गॉट जिसे कहते हैं। जी हाँ साथियों, एक अंगोरा गॉट या अंगोरा बकरी होती है जिससे पश्मीना ऊन प्राप्त होती है और उस ऊन से बनती है पश्मीना शॉल जो बेहद गर्म मानी जाती हैं। बहुत हल्की और बहुत गर्मी बनाए रखने वाली शॉल होती है पश्मीना ऊन से बनी। तो साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पश्मीना शॉल या पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो साथियों उत्तर होगा अंगोरा गॉट या अंगोरा बकरी। मैं इसमें मेंशन करना भूल गया था साथियों, कोई नहीं। तो ये खास तरह की बकरियां रखते हैं जिनके बालों से दुनिया की सबसे मशहूर पश्मीना ऊन बनती है और जिससे हमारी पश्मीना शॉल आदि बनती हैं। तो बताया था इनके लिए महत्वपूर्ण कौन है, भेड़ बकरियां हैं। इन बकरियों के बाल ठंडी और ऊंची जगह पर ज्यादा नरम होते हैं, इसलिए ये लोग इतनी मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रह पाते हैं हमारे ये भेड़ बकरियां, क्योंकि इनके शरीर में इस प्रकार के बाल हैं जो इनको ठंड से बचाते हैं। जब गर्मी का मौसम आता है तो इनके बाल काट दिए जाते हैं, ठंड आने तक वो दोबारा से भर आते हैं। चलिए, तो इन्हें अपनी जरूरत की सामान भी सब इन्हीं भेड़ बकरियों से मिल जाता है। जैसे दूध, जो पुराने हो गए बुढ़े हो गए उनको उनसे मांस ले लेंगे जो ठीक है, बाल तो मिल ही रहे, साथ में जो भी मादा हैं उनसे दूध ले लेते हैं। टेंट के लिए चमड़ा, जो मर गए उनकी चमड़े को इस्तेमाल कर लिया, स्वेटर बना लिए उनके ऊन के, कोट कपड़े आदि तैयार कर लिए। तो इनकी जरूरतों भी यही पूरी करती हैं, इनके साथ रहती हैं और उनकी जरूरतें भी कई प्रकार की पूर्ति करने का काम करती हैं ये। और साथियों, चांगपा की भाषा में चोंगथोंग का मतलब क्या है? जी हाँ साथियों, हमने चोंगथोंग पढ़ा था, वहीं तो हमने स्टार्ट की थी इस बिंदु की। इसमें चांगपा जाति के लोग हैं जो घूमते रहते हैं। तो चोंगथोंग का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हो। जी हाँ साथियों, मैं पहले बता चुका था आपको कि यहाँ बहुत कम लोग मिलते हैं। ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाला सुनसान, पथरीला और मैदानी इलाका है। तो वहां बहुत लोग कम मिलते हैं, इसलिए उसका नाम चोंगथोंग रखा गया है, क्योंकि इसका मतलब होता है जहां बहुत कम लोग रहते हैं। और वहां के रहने वाले लोगों को फिर क्या नाम दे दिया गया? चांगपा नाम दे दिया। तो साथियों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। वैसे आपके हमें कमेंट्स मिल रहे हैं बराबर, और कुछ बच्चे व्हाट्सएप के माध्यम से भी कनेक्ट हो रहे हैं और वहाँ पर आकर के कमेंट कर रहे हैं और अपनी बातें बता रहे हैं। तो हालांकि माहौल सकारात्मक है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ कमी लगती है, कोई आपका सुझाव है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर अपनी बात हमसे शेयर कर सकते हैं। हम बिल्कुल उसमें सुधार करने का या जो भी चीज़ें हैं उनको और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कुछ बच्चों का सवाल है कि हमें इन टॉपिक्स की PDF कैसे मिलेगी, हमें अगर हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वो कैसे मिलेगी। तो इसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हो, वहाँ पर अपने नाम से मैसेज छोड़ें और अपना क्वेश्चन छोड़ें या PDF लिख कर छोड़ दें। हम उसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे और आपको PDF प्रोवाइड कराने का तरीका बता देंगे। तो चलते हैं साथियों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।